आइए अब मैं आपको बताता हूँ मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी के दोष। तो इसको समझाने से पहले आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष मैं एक बार फिर मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष तो थे, पहला था, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ, हाइड्रोजन की स्थिति। दूसरा, समस्थानिक व समभारी की स्थिति। तीसरा था लैंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स की स्थिति। चौथा, व्युत्क्रमित तत्वों के जोड़े। और पांचवा था अक्रिय गैस तत्वों की स्थिति। और छठा था भिन्न गुण वाले तत्वों की स्थिति। आगे और करना चाहें तो सातवां, जैसे विकर्ण संबंध है, विकर्ण संबंध। तो देखिए शॉर्ट में मैं आपको ये किसके लिखे हैं, जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है उसके दोष हैं। लेकिन अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। ध्यान रखें, आधुनिक आवर्त सारणी को मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं, जैसा आपसे पहले मैंने आपको बताया है। अब देखिए, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किसके आधार पर रखा गया था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 36 पंक्तियों में रखा गया था। अब आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे रखा गया है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में 36 पंक्तियों में रखा गया है। तो जब परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों को रखा गया, तो इस आधुनिक आवर्त सारणी के आते आते, अर्थात मेंडलीव की आवर्त सारणी के कई दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे नंबर 1 है समस्थानिक, और नंबर 2 पे जो समस्थानिक व समभारी की स्थिति है, ये दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है कि देखिए, मेंडलीव ने तो समस्थानिकों के लिए, समस्थानिक क्या होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614, ये कार्बन के समस्थानिक हैं। मेंडलीव के ज़माने में परमाणु क्रमांक की खोज नहीं हुई थी, तभी तो उसने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। लेकिन जब नियम तो बनाया था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखने का, तो उसने कार्बन 12 को, कार्बन 13 को और कार्बन 14 को अलग अलग स्थान नहीं दिया। जबकि नियम बनाया था तो उसको अलग रखना चाहिए था परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में। इसी तरीके से मान लो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक का परमाणु क्रमांक परमाणु भार 1 है, दूसरे का 2 और तीसरे का 3 है, तो उनके लिए उसने अलग अलग स्थान नहीं रखे, जबकि नियम दिया था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो जब परमाणु भार के बजाय परमाणु क्रमांक के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाई गई, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई, उसमें रखा परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को, तो इन तीनों के परमाणु क्रमांक एक समान है, तो तीनों के लिए एक स्थान हो गया। समस्थानिक की बात खत्म हो गई। इसी तरह संभारी की कैसे, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। मेंडलीव के ज़माने में परमाणु क्रमांक की खोज नहीं हुई थी, तो उसने एक समान 40 परमाणु भार वाले तीनों तत्वों को एक ही कॉलम में क्यों नहीं रखा था, एक ही खाने में क्यों नहीं रखा था, तो ये उसकी आवर्त सारणी का दोष था। लेकिन जब परमाणु भार के बजाय परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा गया, तो तीनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग कॉलम में आ गए, अलग अलग खाने में आ गए, तो इसका मतलब संभारी का दोष भी अपने आप समाप्त हो गया। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट, तो ये दोष समाप्त हो गया। दूसरा, व्युत्क्रमित तत्वों के जोड़े। व्युत्क्रमित तत्वों के जोड़े क्या है, ऐसे जोड़े जिनको मेंडलीव ने नियम के विरुद्ध रख दिया था। उसने नियम दिया था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखने का, लेकिन कहीं कहीं पर
उसने अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले और कम परमाणु भार वाले को बाद में, तो नियम विरुद्ध रख दिया। तो ऐसे तत्वों के जोड़े क्या कहलाते हैं? व्युत्क्रमित तत्वों के जोड़े। जैसे मैंने आपको आयोडीन का और टेलुरियम का एग्जाम्पल दिया था, जैसे निकिल का और कोबाल्ट का एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपको बताया था कि जैसे आयोडीन है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक परमाणु भार 126.9 होता है। इससे पहले उसने टेलुरियम को रखा, टेलुरियम का कितना होता है? 127.678 इतना होता है। तो अधिक परमाणु भार वाले को उसने पहले रख दिया। तो ये तत्वों के जोड़े कहलाते हैं इन्वर्टेड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या है कि जब आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु भार की बजाय परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया तत्वों को, तो इसका परमाणु क्रमांक 53 है और इसका है 52। तो अपने आप ही ये दोष दूर हो गए सबके। ठीक इसी तरीके से निकिल और कोबाल्ट के भी दूर हो गए। क्लियर हो गया? अब देखिए अक्रिय गैस तत्वों का ये भी समाप्त हो गया। ये दोष क्या था? ये था कि मेंडलीव ने अनेक तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़े थे। अक्रिय गैस तत्वों की भी उस जमाने में खोज नहीं हुई थी, लेकिन उसने अक्रिय गैस तत्वों के लिए कोई खाली स्थान नहीं छोड़ा, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष माना जाता है। लेकिन इसके स्थान पर आवर्त सारणी में एक अलग से जीरो ग्रुप जोड़ दिया गया, जो 9वां खड़ा खाना जोड़ा गया था, उससे ये दोष भी दूर हो गया। समझ आ गया? अब देखिए बीच में हमने छोड़ा है ये पॉइंट, ये अभी भी बरकरार हैं, लेकिन इनको भी दोनों को हम साथ के साथ एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन की स्थिति क्या है? दोष क्या है कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में क्षार धातुओं के साथ और 7th ग्रुप में हैलोजन के साथ रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि यह हाइड्रोजन गुणों में इन दोनों वर्गों के तत्वों से समानता रखता है, इसलिए दोनों जगह रखा गया इसको। तो ये आज भी उसी में है, बरकरार है ये गुण। तीसरा है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की स्थिति। मेंडलीव के ज़माने में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की खोज नहीं हुई थी, तो उसका क्या दोष है? उसका दोष ये माना गया कि उसने अनेक अज्ञात तत्वों को, जिनकी खोज नहीं हुई थी, उनके लिए रिक्त स्थान छोड़े, लेकिन इनके लिए क्यों नहीं छोड़ा? तो आज भी ये दोष है, लेकिन आज दूसरे तरीके से माना जाता है ये दोष। वो इसलिए माना जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। लैंथेनाइड्स को 6ठे आवर्त में और एक्टिनाइड्स को 7वें आवर्त में, लेकिन उसको पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में अंदर स्थान नहीं दिया है, बल्कि आवर्त सारणी के नीचे रख दिया है। तो ये उसकी आवर्त सारणी का दोष माना गया। समझ आ गया? अब ये दो दोष हैं, भिन्न गुणों वाले तत्वों की स्थिति और विकर्ण संबंध, ये अभी भी आधुनिक आवर्त सारणी में हैं। तो मुख्य दोष कौन से हुए आधुनिक आवर्त सारणी में? लिख लीजिए आप। नंबर 1 है हाइड्रोजन की स्थिति। नंबर 2 कौन सा बचा? देखिए लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की थी। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की स्थिति। नंबर 3 कौन सा है? भिन्न गुणों वाले तत्वों की स्थिति। भिन्न गुणों वाले तत्वों की स्थिति। और नंबर 4 क्या है? कोई सा छूट गया क्या? पहला हाइड्रोजन की स्थिति, दूसरा लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की स्थिति, और तीसरा भिन्न गुणों वाले तत्वों की स्थिति, और चौथा विकर्ण संबंध। ये मुख्य दोष हैं। इनसे ज़्यादा भी हैं, लेकिन मुख्य मुख्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब देखिए, समझिए पहले एक एक करके इन पॉइंटों को। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में क्षार धातुओं के साथ और 7th ग्रुप में हैलोजन के साथ रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि हाइड्रोजन
गुणों में इन दोनों वर्गों के तत्वों से समानता रखती है, इसलिए इसको दो स्थान पर रखा गया है। अब एक ही तत्व को दो जगह पर रखना, दो वर्गों में रखना, इस आधुनिक आवर्त सारणी का एक दोष माना जाता है। दूसरा है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की स्थिति। ध्यान करें, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये दोष माना जाता था इस तरीके से कि मेंडलीव के ज़माने में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की खोज नहीं हुई थी। जब नहीं हुई थी तो उसका क्या दोष था? उसका दोष ये माना गया कि उसने अनेक अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान रखे, लेकिन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के लिए खाली स्थान नहीं रखे, जो उसकी आवर्त सारणी का दोष है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में ये दोष इस तरीके से माना गया है कि इनको आवर्त सारणी में अंदर स्थान नहीं दिया है, बल्कि कहाँ पर दिया है? आवर्त सारणी के ठीक नीचे दो क्षैतिज कॉलम में रखा गया है। पहले ऊपर लैंथेनाइड्स को और उसके नीचे एक्टिनाइड्स को रखा गया है, जबकि स्थान कहाँ देना चाहिए था? आवर्त सारणी में अंदर देना चाहिए। अगला पॉइंट है तीसरा, भिन्न गुणों वाले तत्वों की स्थिति। देखिए, भिन्न गुणों वाले तत्वों की स्थिति का क्या वो है दोष? मेंडलीव ये आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम। प्रयास ये किया गया है कि एक वर्ग के अंदर एक समान गुण वाले तत्व आए, तभी तो किसी वर्ग में से अगर हम एक तत्व के गुणों का ज्ञान कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, तो जैसे उस किसी एक तत्व के गुण हैं, ठीक ऐसे ही अन्य सभी के होंगे, क्योंकि एक समान गुण वाले तत्वों के आधार पर ही तो रखा गया है आवर्त सारणी में। लेकिन इस आधुनिक आवर्त सारणी में अनेक विपरीत गुण वाले तत्वों को रखा गया है। जैसे मैं आपको फर्स्ट ग्रुप का एक एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप में इस तरीके से दो उपवर्ग में बांटा गया है तत्वों को। फर्स्ट वाले इनको इधर लेफ्ट साइड को ए और राइट साइड वाले इनको बी। इसमें ए में जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। बी उपवर्ग में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को रखा गया है। तो देखिए, फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी क्या है? क्षार धातु। क्षार धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। आपको मालूम भी होगा, एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को ओपन नहीं रखते हैं। किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो अत्यधिक क्रियाशील होती है, रिएक्टिव होती है। यदि हम उसको ओपन रख देंगे तो वो वायुमंडल में उपस्थित गैसों से क्रिया करके, वायु से भी क्रिया करके क्या करती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो बहुत अधिक क्रियाशील हैं ये धातुएं। और इनके साथ में रख दिया बहुत कम क्रियाशील सिक्का धातुओं को। सिक्का धातु कहते हैं इनको, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्योंकि इनके कॉइन, सिक्के बनाए जाते हैं, इसलिए सिक्का धातु कहते हैं। और ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं। आपने सुना भी होगा कि सैकड़ों सालों, हजारों सालों पुराने जो है सिक्के जो हैं वहाँ पर बरामद हुए ज़मीन को खोदकर। वो चाहे तांबे के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं या सोने के हो सकते हैं, इस तरीके से। तो बिल्कुल भिन्न गुण वाले तत्वों को भी अनेक वर्गों में ऐसे रखा गया है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब ये है नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? विकर्ण संबंध। ये समझिए विकर्ण संबंध क्या है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि विकर्ण क्या है, बताइए आप, क्या है विकर्ण? कोई भी बच्चा, विकर्ण क्या है? एक भी नहीं बता पा रहा। अरे आपको मालूम है, वर्ग है या आयत है कोई, उसके आमने सामने के जो कोने होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है ना। तो उसी से संबंध है इसका। देखिए इसको समझिए, यदि ध्यान यहाँ रहेगा तो हमेशा के लिए आपको पता चल जाएगा। जो दूसरे आवर्त के तत्व हैं, अगर मैं उनको ऐसे बना दूं कि ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, मान लीजिए इस तरीके से, दूसरे आवर्त में आपको मालूम है कौन कौन से हैं, जैसे लिथियम है, परमाणु क्रमांक 3 है, तो
तो परमाणु क्रमांक 4 किसका है? बेरिलियम का। 5 किसका है? बोरॉन का। और 6 किसका है? कार्बन का। और तीसरा जो आवर्त है उसमें सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13 और सिलिकॉन 14, ये तत्व हैं। तो देखिए, दूसरे आवर्त के तत्व, आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के उन तत्वों से गुणों में समानता रखते हैं जो उनके विकर्ण के सामने स्थित होते हैं। विकर्ण क्या होता है? ये कोने आपस में मिलाने वाली रेखा। तो इधर तो कोई तत्व नहीं है, तो किधर होगा फिर? ये जो रेखा है, यानी इस तरीके से लिथियम गुणों में मैग्नीशियम से समानता रखता है, बेरिलियम गुणों में एल्यूमिनियम से समानता रखता है, और बोरॉन किससे रखता है? सिलिकॉन से समानता रखता है, क्योंकि ये इनके विकर्ण के सामने स्थित है। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे? फिर समझिए, आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व गुणों में तीसरे आवर्त के उन तत्वों से समानता रखते हैं जो उनके विकर्ण के सामने स्थित होते हैं। यह संबंध विकर्ण संबंध कहलाता है। जैसे लिथियम गुणों में मैग्नीशियम से समानता रखता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम से समानता रखता है, और बोरॉन सिलिकॉन से समानता रखता है। यह संबंध क्या कहलाता है? विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप। समझ आ गया? तो ये पॉइंट हो गया अब आपका। अब इनको